दोस्तों, एक महिला पुलिस अधिकारी एक जेल में बंद कैदी से कहती है, तुम्हारे पास इस दुनिया में अब सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है। इसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम्हारी कोई अंतिम ख्वाहिश हो तो बताओ। यह सुनकर कैदी ना तो घबराता है ना ही उदास होता है। वह कहता है, मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि मैं किसी कुंवारी लड़की के साथ रात भर सोना चाहता हूं। महिला अधिकारी उसकी यह बात सुनकर स्तब्ध रह जाती है। कुछ पल चुप रहने के बाद वह कहती है, यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हम किसी निर्दोष लड़की को एक कैदी की आखिरी ख्वाहिश के नाम पर ऐसे नहीं ला सकते। लेकिन कैदी तुरंत फिर जवाब देता है, तो फिर आप ही मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। आप ही तो एक लड़की है। यह सुनकर महिला अधिकारी ठंडी आवाज में कहती है, मैं एक पुलिस अधिकारी हूं। कानून का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं किसी कैदी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कैदी बार बार वही बात दोहराता है, बार बार वही ख्वाहिश बिना किसी बदलाव के। पुलिस महिला हर बार उससे कोई दूसरी ख्वाहिश पूछती है, लेकिन वह हर बार उसी बात पर अड़ा रहता है। फिर वह पुलिस महिला एक रात की इस तरह के दी और पुलिस महिला सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। यह सच्ची घटना सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस घटना को शुरू करते हैं। घटना की शुरुआत एक सर्द और कोहरे से ढकी सुबह से होती है। सूरज की किरणें अभी धरती पर ठीक से उतरी भी नहीं थीं कि शहर की सबसे सख्त और निडर मानी जाने वाली महिला पुलिस अधिकारी वर्षा राठौर को एक बेहद गंभीर सूचना मिलती है। वायरलेस पर बताया गया कि एक दूर दराज के गांव में एक युवक ने अपनी ही मां की निर्मम हत्या कर दी है। यह सुनते ही वर्षा बिना एक पल गणवाए अपनी जीप में बैठी और घटनास्थल की ओर निकल पड़ी। वर्षा का यह पुलिस सेवा में पहला साल था, लेकिन उसने अपने साहस, सख्ती और निष्पक्ष फैसलों से बहुत ही कम समय में पूरे जिले में इज्जत और पहचान बना ली थी। कानून और न्याय के प्रति उसकी निष्ठा, लीडरशिप और दृढ़ता ही उसकी असली पहचान थी। जब वह गांव पहुंची तो वहां का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक अधेड़ महिला की लाश जमीन पर पड़ी थी, जिसके शरीर पर गहरी और ताजा चोटों के निशान थे। खून अभी भी सूख नहीं पाया था। वहीं कुछ दूरी पर एक 21 साल का युवक खड़ा था, जिसके हाथों में एक भारी लकड़ी की लाठी थी। उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना ही कोई पश्चाताप। वर्षा ने सख्त आवाज में कहा, लाठी नीचे रख दो और चुपचाप हमारे साथ चलो। युवक ने एक पल भी नहीं सोचा, लाठी नीचे गिरा दी और सिर झुकाकर खड़ा रहा। वर्षा ने उसे तुरंत गिरफ्तार किया, हथकड़ी पहनाई और थाने ले आई। उसका नाम था निहाल वर्मा। निहाल की आंखें किसी शांत झील जैसी थीं, जिनमें कोई हलचल नहीं थी, ना अफसोस, ना गुस्सा, ना घबराहट। ऐसा लगा जैसे वह पहले से जानता था कि यह सब कुछ होने वाला है। उसे कुछ घंटों के लिए लॉकअप में रखा गया। वर्षा चाहती थी कि पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट और स्थानीय जांच की पुष्टि हो जाए। निहाल ने अब तक ना कोई सफाई दी थी, ना ही किसी से कोई सवाल पूछा। कुछ ही समय में कोर्ट से आदेश आया, आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाए। अदालत में प्रारंभिक साक्ष्यों और बयान के आधार पर जज ने निहाल को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुना दी। हालांकि भारतीय कानून के तहत सजा की तारीख से पहले उसे 2 महीने का समय मिला। अपील और अंतिम ख्वाहिश जैसी प्रक्रियाओं के लिए निहाल को वापस उसी थाने में लाया गया जहां वर्षा कार्यरत थी। उसे एक अलग और एकांत सेल में रखा गया, जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। सिर्फ एक छोटी खिड़की थी, जहां से हल्की रोशनी भीतर आती थी। उस कमरे में अजीब सी खामोशी थी। कुछ ही दिन बीते थे कि एक औरत रोती हुई थाने आई। उसने आरोप लगाया कि उसके घर में चोरी हो गई है और सारी जमा पूंजी किसी ने चुरा ली है। वर्षा ने तुरंत अपनी टीम को भेजा और निर्देश दिया, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, हर कोना जांचो। वह खुद थाने में रुक गई, क्योंकि निहाल को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। थोड़ी देर बाद जब वह निहाल के पास पहुंची तो देखा कि वह चुपचाप खिड़की की तरफ देख रहा था, जैसे किसी अनदेखी चीज को निहार रहा हो। वर्षा ने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हें इस फैसले से कोई दुख नहीं हुआ? तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं है और तुमने अब तक कोई वजह नहीं बताई। निहाल ने उसकी ओर एक हल्की सी मुस्कान फेंकी। उस मुस्कान में ना कोई घमंड था, ना मजाक, ना नफरत, बस एक रहस्यमयी शांति थी।
वर्षा ने खुद को संयमित किया और बात वहीं पर रोक दी। इसी बीच उसे कॉल आया। चोरी की शिकायत झूठी थी। जांच में पाया गया कि खुद महिला के बेटे ने पैसे निकाले थे। मामला सुलझ गया। वर्षा फिर से निहाल के पास आई। इस बार उसके हाथ में एक कप चाय था। उसने चाय की प्याली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास 2 महीने हैं। अगर तुम्हारी कोई अंतिम ख्वाहिश है तो बता सकते हो। सरकार की तरफ से यह नियम है कि फांसी से पहले कैदी की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। निहाल ने कप हाथ में लिया, एक गहरी सांस ली और बिना झिझक कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि जब तक मैं जिंदा हूं हर रात किसी कुंवारी लड़की के साथ रहूं। वर्षा एक पल के लिए सन्न रह गई। उसका चेहरा सख्त हो गया। वह चाहती तो उसे जोर से डांट देती, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। यह कोई सामान्य ख्वाहिश नहीं है, उसने गंभीरता से कहा। हम किसी भी लड़की को जबरदस्ती तुम्हारे पास नहीं भेज सकते। निहाल फिर से मुस्कुराया और बोला, तो फिर आप ही क्यों नहीं? आप भी तो अविवाहित हैं और कानून भी तो यही कहता है कि आखिरी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। वर्षा अंदर से सुलग उठी, लेकिन उसने ना तो गुस्सा दिखाया ना ही कोई जवाब दिया। बस हल्की आवाज में इतना ही कहा, मैं सोचूंगी, और वहां से चुपचाप चली गई। उस रात वर्षा चैन से सो नहीं सकी। बाहर बारिश लगातार गिर रही थी और उसके मन में सवालों की एक झड़ी लगी हुई थी। हर बूंद जैसे उसके दिल की बेचैनी को और गहरा करती जा रही थी। क्या किसी इंसान की आखिरी ख्वाहिश नैतिक सीमाओं से परे हो सकती है? क्या वह अपने कर्तव्य और इंसानियत के बीच कोई संतुलन बना पाएगी? यह प्रश्न उसे भीतर तक मथ रहे थे। रात करवटों में बीती और निहाल की वह धीमी थकी हुई मुस्कान उसकी आंखों के सामने बार बार घूमती रही। कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां से हर फैसला एक नई दिशा दे सकता था, एक नई कहानी रच सकता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, यूपी, नई, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से? कृपया अपना नाम और शहर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद खास है। हां दोस्तों, सच मानिए, आपका नाम और लोकेशन पढ़कर मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में छुपी है एक बहुत बड़ी सीख। और हां, हमारे चैनल पब्लिक क्राइम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। अगली सुबह वर्षा राठौर अपने डेस्क पर बैठी गहरी सोच में डूबी थी। उसके सामने फाइलें खुली थीं, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थीं। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाई थी। निहाल की बात, उसका चेहरा और वह 3 शब्द अब भी क्यों नहीं, बार बार उसके भीतर की शांति को तोड़ रहे थे। एक तरफ थी उसकी इंसानियत, जो कह रही थी कि शायद निहाल सच में टूटा हुआ, अकेला और मिसअंडरस्टूड है। दूसरी तरफ थी उसकी वर्दी, उसका कर्तव्य, जो उसे उसके जज्बातों से ऊपर उठने को कह रहा था। उसने इस बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी से कुछ नहीं कहा, ना कोई रिपोर्ट बनाई, ना कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया दी, लेकिन मन ही मन उसने एक ठान ली थी। वह निहाल की सच्चाई को पूरी तरह जाने बिना चैन नहीं लेगी। अगले कई दिनों तक वर्षा ने निहाल से बार बार बातचीत की। वह हर बार कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करता, लेकिन हर मुलाकात में एक नया परत खुलता। कभी वह अपनी मां की बात करता, उनकी साड़ी की महक, उनके हाथों का स्पर्श। कभी वह अपने सहकर्मियों की बात करता और कभी बस खामोश हो जाता। कभी कहता मुझे सजा मंजूर है, और कभी फुसफुसाता मां हर रात सपनों में आती है, माफ नहीं करती। एक रात वर्षा थाने में अकेली थी। बाकी पुलिसकर्मी किसी बड़ी छापेमारी के लिए निकले थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट थाने की सुनी दीवारों को हिला रही थी। थाने के गलियारों में एक डरावनी सी खामोशी थी। वर्षा धीरे धीरे निहाल की कोठरी की ओर बढ़ी। उसे लग रहा था कि आज शायद कुछ अनकहा सामने आ जाएगा। वह निहाल को देखने लगी। कुछ पल वह चुपचाप लेटा रहा,
आंखें बंद थीं लेकिन चेहरा जैसे किसी अधूरी कहानी को समेटे हुए। क्या तुम्हें अपनी मां की याद आती है? वर्षा ने बेहद धीमे स्वर में पूछा। निहाल ने बिना आंखें खोले जवाब दिया, हर रोज, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुमने सच में? वर्षा की बात अधूरी रह गई। निहाल ने आंखें खोलीं, उसकी तरफ देखा और थके स्वर में कहा, नहीं, लेकिन बताने से क्या होता, किसी ने सुना ही नहीं, सबने मान लिया कि मैंने किया है। उसकी आवाज में ना कोई सफाई थी, ना कोई शिकवा, बस एक अटूट थकान थी, एक सच्चाई जिसे कोई सुनना ही नहीं चाहता। वर्षा की आंखें भर आईं। उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मैंने भी इस केस को बस एक फाइल की तरह देखा? क्या मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बन गई जो बिना जाने, बिना सुने किसी को गुनहगार ठहरा देती है? अब समय कम था। अगर निहाल सच कह रहा था तो उसे सबूत चाहिए थे। अगले ही दिन वर्षा कोर्ट के पुराने रिकॉर्ड खंगालने में लग गई। उसने गांव की फॉरेंसिक रिपोर्ट, कॉल लॉग्स, मेडिकल रिपोर्ट, हर दस्तावेज को दोबारा बारीकी से देखा। कुछ अनसुलझी कड़ियां मिलीं, कुछ बातें मेल नहीं खा रही थीं। उसे पता चला कि निहाल की मां के मोबाइल से आखिरी कॉल गांव के ही एक ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति को गया था, जो पहले भी अवैध जमीन कब्जे के मामलों में गिरफ्तार हो चुका था। वर्षा को शक हुआ कि कहीं इस हत्या के पीछे जमीन का कोई पुराना विवाद तो नहीं है। उसने चुपचाप गांव में गुप्त जांच शुरू करवा दी। इधर निहाल अपनी आखिरी ख्वाहिश में सिर्फ यही मांग रहा था कि उसे सच कहने का एक मौका दिया जाए। जब वर्षा ने उससे पूछा कि तुम कोई और ख्वाहिश क्यों नहीं रखते, तो वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे अब जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। तुम जैसी ईमानदार और सच्ची औरत मैंने कभी नहीं देखी। वर्षा के भीतर कहीं कुछ हिला। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि निहाल के भीतर एक मासूम लड़का छिपा है, जिसे हालात ने धीरे धीरे पत्थर बना दिया था। एक रात जब जेल की दीवारों पर सन्नाटा पसरा था, वर्षा ने अपने निर्णय की सीमाएं लांघ दीं। उसने वर्दी उतारी और एक खूबसूरत साड़ी पहनकर निहाल के पास गई। उसकी आंखों में वासना नहीं, एक गहरा विश्वास था। वह निहाल के सामने बैठी उससे बातें करने लगी। फिर दोनों नजदीक आए और दोनों लिपटकर एक हो गए और पूरी रात आराम से सारी इच्छाएं पूरी कर ली। महिला पुलिस को भी यह बहुत अच्छा लगा। पहली बार किसी ने निहाल को एक इंसान की तरह देखा था, न कि एक कैदी की तरह। दोनों के बीच कुछ अनकही बातें और अधूरी भावनाएं तैर रही थीं। सुबह जब निहाल जागा, उसकी आंखों में पहली बार एक उम्मीद थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी कहानी पर यकीन कर रही हो तो मुझे खुद को बेगुनाह साबित करने का एक मौका दो। वर्षा ने उसका हाथ थामा और कहा, अब यह मेरी लड़ाई भी है। वर्षा के सामने दो रास्ते थे। या तो वह एक कैदी की बातों को अनसुना कर दे और उसे उस अपराध के लिए फांसी पर चढ़ने दे जो शायद उसने किया ही नहीं, या फिर अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सच्चाई उजागर करे, चाहे इसके लिए उसे पूरे सिस्टम से लड़ना क्यों ना पड़े। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। वर्षा की शुरू की गई गुप्त जांच में यह बात सामने आई कि निहाल की मां ने गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति बलवीर ठाकुर के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज करवाई थी। उसी शाम बलवीर को निहाल की मां के घर के आसपास देखा गया था। रिपोर्ट में यही वही नाम था जो संदिग्ध दिख रहा था। अब केस वर्षा के लिए एक मिशन बन चुका था। उसने डीएसपी को सूचित किया कि वह फांसी से पहले अंतिम जांच करवाना चाहती है। शुरुआत में उसे गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन उसने सारे साक्ष्यों के साथ एक मजबूत केस फाइल तैयार की और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पेश किया। उसे 15 दिनों की छूट दी गई। अगर वह इस समय में निहाल की निर्दोषता साबित कर देती तो केस दोबारा खोला जाता। इस दौरान निहाल के भीतर थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन वह अब भी शांत रहा। उसने वर्षा से एक दिन कहा, अगर तुम यह भी नहीं कर पाई तब भी शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मुझे कुछ दिन इंसान जैसा महसूस हुआ। वर्षा ने उसका हाथ थामकर जवाब दिया, तुम्हारी सच्चाई ही मेरा इम्तिहान है और मैं हार नहीं मानूंगी। वर्षा निहाल के गांव गई। उसने कई लोगों से बात की, लेकिन गवाह डरे हुए थे। आखिर एक बुजुर्ग महिला निहाल की मां की पड़ोसी ने दिल खोलकर सच कहा।
उसने बताया कि ठाकुर के गुंडे रात में घर में घुसे थे और निहाल की मां की हत्या कर दी थी। निहाल उसी वक्त घर लौटा था और लाठी लेकर हमलावरों को भगाया था, लेकिन तब तक उसकी मां की सांसें टूट चुकी थीं। उसने यह बात पहले नहीं कही थी क्योंकि उसे लगातार धमकियां दी जा रही थीं। वर्षा ने उसका बयान रिकॉर्ड किया, मेडिकल रिपोर्ट से मिलान करवाया, मोबाइल लोकेशन और बाकी सबूत भी जुटाए। सारे प्रमाण इस ओर इशारा कर रहे थे कि निहाल निर्दोष है। वर्षा ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। सुनवाई हुई, गवाहों को बुलाया गया, सबूत पेश किए गए, बलवी ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। मामला राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ गया। अंततः कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया, निहाल को बरी कर दिया गया। जब निहाल कोर्ट से बाहर निकला, वह चुपचाप वर्षा के पास आया और कहा, तुमने मुझे जिंदगी लौटा दी। वर्षा मुस्कुराई और बोली, न्याय की लड़ाई सिर्फ अदालत में नहीं, आत्मा और जमीर में भी लड़ी जाती है। कुछ महीने बाद दोनों को साथ देखा जाने लगा। ना तो वर्षा ने शादी की कोई घोषणा की, ना निहाल ने कोई सार्वजनिक बयान दिया, लेकिन जो भी उन्हें देखता उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान, भरोसा और सुकून महसूस करता। एक कैदी और एक अफसर की यह कहानी, जो एक अजीब सी ख्वाहिश से शुरू हुई थी, अब भरोसे, संघर्ष और सच्चाई के रिश्ते में बदल गई थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह बस उस समाज का आईना दिखाती है जहां हर गुनाहगार जरूरी नहीं कि अपराधी हो। कभी कभी इंसाफ की राह बहुत अकेली और लंबी होती है, लेकिन चलना जरूरी होता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।